नमस्कार साथियों, यह है असिस्टेंट प्रोफेसर अंतिम प्रहार पार्ट 2 जो करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। इसका ये दूसरा भाग है। पहला भाग पहले अपलोड किया जा चुका है। यदि वो आपने नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें। साथ ही यदि आपको इसी प्रकार की जो हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला आपके लिए लेके आ रहे हैं, उसके करंट अफेयर्स के पीडीएफ यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां से हमारे संपर्क सूत्र और जो भी सोशल नेटवर्क साइट्स हैं उनके सबके लिंक वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो ज़्यादा समय आपका खर्च करेंगे नहीं। इस सीरीज का उद्देश्य यही है कि राजस्थान करंट अफेयर्स के को कंप्लीट 300 प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण बन सकते हैं परीक्षा में, वो आपको बहुत ही संक्षिप्त समय में एक रिवीजन टाइप आपको करवा सकें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ध्यान रखना है, केंद्र की अटल भूजल योजना में राज्य के कितने जिले हैं? 17 जिले हैं। यह आपको ध्यान रखना है। केंद्र और राज्य का दोनों में 50-50% योगदान है। ये जो अटल भूजल योजना है वो संपूर्ण भारत के 7 राज्यों के 78 जिलों में संचालित है। उन 78 जिलों में से 17 जिले राजस्थान के हैं। 1 अप्रैल 2020 को शुरू हुई थी और इसका लक्षित वर्ष जो है वो 2024 है। बस ये सामान्य सी जानकारी है, थोड़ा सा दिमाग में रखना। इसके अलावा ये जो प्रश्न है साथियों, मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बार बार मैं कहता हूँ कि ये प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल निर्यात कितना किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। 77,771 करोड़ रुपए ये जो राशि है उसको छाप लेना दिमाग में। निश्चित रूप से परीक्षा में ये पूछा जाएगा। और 2022-23 में राज्य में कुल निर्यात 77,771 करोड़ है। 77,771 करोड़ है, दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। राजस्थान में कुल 16 वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। उन 16 वस्तुओं में जो 5 वस्तुएं हैं उनका योगदान सर्वाधिक है, अर्थात 16 में से केवल 5 वस्तुएं ऐसी हैं जिनका योगदान 60% है। राजस्थान में सर्वाधिक निर्यात इंजीनियरिंग वस्तुओं का किया जाता है। 2 फैक्ट विशेष रूप से ध्यान रखना कि एक तो 77,771 करोड़ रुपए का जो निर्यात हुआ है वो राशि ध्यान रखना है, और राजस्थान में सर्वाधिक निर्यात किस मद का किया जाता है ये ध्यान रखना है। तो इंजीनियरिंग वस्तुओं का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है राजस्थान में 16.62%। इसके बाद में टेक्सटाइल है, फिर तीसरा मेटल है, चौथा हस्तशिल्प है, 5वां रसायन है। अभी इनकी प्रतिशत आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ प्रतिशत इंजीनियरिंग वस्तुओं का ध्यान रखना है या टेक्सटाइल वस्तुओं का ध्यान रखना है, क्योंकि अधिकतम 2 ही वस्तुओं का नाम पूछ सकता है। ठीक है साथियों, 77,771 करोड़ रुपए को आप अच्छे से ध्यान रख लेना। मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ, कुछ सोच के ही दे रहा हूँ। इसके अलावा तीसरा जो प्रश्न है इस सीरीज का, पूर्वी नहर परियोजना से संबंधित आपको कुछ फैक्ट याद रखना है। पूर्वी नहर योजना में लाभान्वित जिलों की संख्या 13 है। इसका टारगेट वर्ष है वर्ष 2051 तक 2 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करवाना इसका लक्ष्य है। इसके साथ ही आपको ये 11 नदियों का नाम ध्यान रखना है। कुन्नू, कोल, पार्वती, कालीसिंध और मेज, ये 5 ऐसी नदियां हैं। इनके अतिरिक्त जल का प्रयोग करके बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्वती, कालीसिंध और गंभीर नामक इन 6 नदी बेसिनों में डाला जाएगा। ध्यान रखना है, कुन्नू, कोल, पार्वती, कालीसिंध और मेज नदियों के अतिरिक्त जल का प्रयोग किया जाएगा। और प्रश्न इस प्रकार बनेगा कि निम्न में से कौन सी नदी का अतिरिक्त जल का प्रयोग आपका पूर्वी नहर परियोजना में नहीं किया जाएगा? इसमें से ये 4 नाम तो ऊपर वाले आएंगे, कुन्नू, कोल, पार्वती, कालीसिंध और मेज में से, और 1 नाम नीचे से दे देगा। तो ये आपको ध्यान रखना, ये 11 नदियों का नाम आपको दिमाग में छाप के रखना है। कुन्नू, कोल, पार्वती, कालीसिंध और मेज नदियों के अतिरिक्त जल का प्रयोग बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्वती, कालीसिंध और गंभीर नदी बेसिनों में डाला जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा साथियों ये जो प्रश्न है ना बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकता है। हरिमोहन शर्मा और रविंद्र सिंह भाटी, इन 2 नामों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है।
अभी हरिमोहन शर्मा कौन है? अभी देखिए, आपको मैंने एक चुनाव से संबंधित एक वीडियो बना के चुनाव से संबंधित जो भी 15-16 प्रश्न बनते हैं वो सारा मैंने आपको एक अतिरिक्त वीडियो में डाल दिया था। वो यदि आपने नहीं देखा तो जरूर देख लें। निश्चित रूप से चुनाव से संबंधित एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। अच्छा, हरिमोहन शर्मा और जो है ये रविंद्र सिंह भाटी को मैंने यहाँ पर क्यों चयनित किया है? देखिए, हरिमोहन शर्मा जो है बूंदी विधानसभा क्षेत्र से हैं और राजस्थान की 16वीं विधानसभा में सबसे वयोवृद्ध जो है विधायक है हरिमोहन शर्मा, बूंदी से हैं। हालांकि दीपचंद खेरिया जो हैं वो किशनगढ़वास के, वो दूसरे नंबर पे हैं सबसे वयोवृद्ध, वो 82 साल के हैं। और हरिमोहन शर्मा जो है 83 साल के हैं और राजस्थान विधानसभा के सबसे बुजुर्ग जो है एमएलए हैं। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है, रविंद्र सिंह भाटी जो है 16वीं राजस्थान विधानसभा के सबसे युवा विधायक हैं, जो आपके बाड़मेर के शिव जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से चुनाव जीत के आए थे। साथियों, आपको ये ध्यान रखना है, राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में जो 199 सीटों के लिए चुनाव हुए उसमें 115 सीटें बीजेपी को, 69 सीटें कांग्रेस को और 15 सीटें अन्य जो सदस्य थे, अन्य जो पार्टियां थी उनको मिली हैं। साथ ही आपको ये एक कालीचरण सर्राफ और हरिमोहन शर्मा में आपको ये थोड़ा विवाद हो सकता है, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए, कालीचरण सर्राफ 8 बार विजेता बनके राजस्थान विधानसभा के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, सबसे वरिष्ठ विधायक हैं, लेकिन सबसे बुजुर्ग विधायक हरिमोहन शर्मा है। ध्यान रखना, हरिमोहन शर्मा सबसे बुजुर्ग हैं और कालीचरण सर्राफ सबसे वरिष्ठ हैं। ठीक है। इसके अलावा झाड़ोल विधानसभा, देखिए मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको, ये राजस्थान विधानसभा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो ये झाड़ोल विधानसभा जो है उदयपुर की, उसमें ये आपको ध्यान रखना है, झाड़ोल विधानसभा का नाम जरूर ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर नोटा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। साथियों, आपको पता है 3,82,000 लोगों ने नोटा का प्रयोग किया है, जिसमें 6,481 जो लोग हैं वो झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र के हैं। ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रतिशत का भी ध्यान रखना है, 75.45%। सर्वाधिक जो जिला है जहाँ पर सर्वाधिक मतदान प्रतिशत हुआ वो जैसलमेर है। फिर सीट यदि पूछे तो कुशलगढ़ सीट है। सबसे कम मतदान प्रतिशत वाली सीट है वो आहोर सीट है। इसके अलावा पोखरण सीट को तो आप भूल ही मत जाना क्योंकि पोखरण सीट में सर्वाधिक महिला मतदान प्रतिशत हुआ है और जोधपुर सीट पर न्यूनतम महिला मतदान प्रतिशत हुआ है। साथ ही आपको दिया कुमारी और हंसराज पटेल का भी नाम ध्यान रखना है। देखिए, दिया कुमारी बीजेपी की जो वो है विद्याधर नगर से महिला सांसद हैं और महिला विधायक हैं और वर्तमान में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं। दिया कुमारी ने सीताराम अग्रवाल जो कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी थे, एमएलए प्रत्याशी थे, उन सीताराम अग्रवाल को सर्वाधिक मतों से लगभग 71,368 मतों से पराजित किया था। और आपके जो कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में हंसराज पटेल हैं बीजेपी के प्रत्याशी थे, जो उन्होंने कांग्रेस के रामस्वरूप कसाना को 321 वोटों से हराया था, जो न्यूनतम स्तर था। तो इस प्रकार जो है ना, ये आपको चुनाव से संबंधित वो वीडियो जरूर देखना है। इसके अलावा देखिए आगे वाला जो है SDG 4.0, अब ये क्या है SDG, ये सारी चीज़ों पे आपको नहीं ध्यान रखना है। यहाँ पर राजस्थान का जो स्कोर है वो ध्यान रखना है एक तो, क्योंकि राजस्थान में SDG 4 जो चरण के अभी ये इसकी गणना हुई है, इसमें राजस्थान का स्कोर है 60.15 और इस SDG 4 में सबसे ऊपर शीर्ष जो जिला है वो सीकर है और अंतिम जिला जैसलमेर है। बस 3 फैक्ट ध्यान रखना है। राजस्थान का समग्र स्कोर 60.15 है, शीर्ष जिला सीकर है और अंतिम जिला जैसलमेर है। अच्छा, औद्योगिक नीति के बारे में ध्यान रखना है साथियों। औद्योगिक नीति अभी तक 7 हो गई है, जिसमें पहली औद्योगिक नीति और अंतिम औद्योगिक नीति की तिथि याद रखनी है आपको। पहली जो औद्योगिक नीति है साथियों वो 24 जून 1978 को लागू हुई थी और अंतिम और 7वीं जो औद्योगिक नीति है वो 1 जुलाई 2019 को लागू हुई है। वर्तमान में राजस्थान में 26 जिला उद्योग केंद्र और 8 उप केंद्र हैं। ये संख्या भी आपको ध्यान रखना है। 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उप जिला उद्योग केंद्र वर्तमान में हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है, जैसे RICO, RFC और RASICO, ये 3 संस्थाएं आपके सिलेबस में हैं। तो इनकी जो स्थापना की तिथि है उससे संबंधित कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखना है। देखिए, RICO की स्थापना 28 मार्च 1969 को
हुई थी। फिर 10 साल बाद में उसको खनिज विकास निगम से अलग कर दिया गया था और 1980 से रीको जो है वो स्वतंत्र कंपनी के रूप में कार्य कर रही है। तो 1969, 1979 और 80 ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा राजस्थान वित्त निगम जो है RFC है, उसकी स्थापना की तिथि आपको ध्यान रखनी है। 17 जनवरी 1955 को RFC की स्थापना हुई थी। इसके अलावा राजसी जो है राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, वो 3 जून 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, इसका ध्यान रखना। 15,000, 25,000 और 45,000। 15,000, 25,000, 40,000। अब ये क्या है 15,000, 25,000, 40,000? देखिए, कृषि शिक्षा में प्रोत्साहन हेतु राजस्थान सरकार ने कुछ जो प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया है अभी छात्राओं के लिए। जो छात्राएं कृषि विषय की शिक्षा लेंगी सीनियर सेकेंडरी स्तर पर, उनको 15,000 रुपये वार्षिक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। यदि वो छात्रा स्नातक कक्षाओं में कृषि विषय का अध्ययन करेगी तो उसको 25,000 रुपये वार्षिक रूप से उसको अंशदान दिया जाएगा, छात्रवृत्ति दी जाएगी। और यदि वो छात्रा PhD करती है, अनुसंधान करती है कृषि विषय में, तो उसको 40,000 रुपये वार्षिक रूप से उसको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो 15,000, 25,000 और 40,000 राशि को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना के बारे में जो उसकी प्रीमियम राशि है उसको जरूर पहुंचता है साथियों, इसलिए आपको ध्यान रखना है। रबी की फसल में 1.5% प्रीमियम राशि दी जाती है, खरीफ की फसल में 2% और बागवानी और वाणिज्यिक विषय की जो फसलें हैं उनमें 5% प्रीमियम राशि दिए होती है। 1.5%, 2% और 5%। रबी की फसल में 1.5%, खरीफ की फसल में 2% और बागवानी और वाणिज्य फसलों में 5%। आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। चयनित प्रश्न है साथियों, आपको याद आएंगे ये सारे प्रश्न जब परीक्षा हॉल में आप ये चीज़ें देखोगे। साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आपको इस प्रकार का हमारे जो प्रयास यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका मोटिवेशन, आपकी ये जो लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो निश्चित रूप से हमें और मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा हम लोग आपके लिए करने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको बता दिया है, इसका कोई शुल्क नहीं है। आप नीचे इसका डिस्क्रिप्शन चेक करें और वहाँ पर आप इसकी PDF डाउनलोड कर लें। लेकिन PDF डाउनलोड करने का लाभ तभी होगा जब आप इस वीडियो को देख लें, क्योंकि इनको संकेतों में लिखा गया है, सारा विस्तृत नहीं लिखा गया है। इस तरीके से लिखा गया है कि आप परीक्षा के दिनों में ये सारा करंट जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है वो 10 बार उसको कवर कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। तो आगे चलते हैं। जल जीवन मिशन जो है वो साथियों आपको ध्यान रखना है। जल जीवन मिशन अभी राजस्थान की सुर्खियों में रहा है, इस वजह से हो सकता है उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछ लिया जाए। तो जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ? 15 अगस्त 2019 को। इसमें जो अंशदान है राज्य सरकार और केंद्र सरकार का वो 50% है। इसका लक्ष्य वर्ष है 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को घरेलू नल कनेक्शन से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। इसका टारगेट वर्ष है 2024। जल जीवन मिशन का टारगेट वर्ष है 2024। जल जीवन मिशन का आज के न्यूज़पेपर में भी काफ़ी कुछ चर्चाएं आई हैं, आपने पढ़ा होगा। तो जल जीवन मिशन से संबंधित 3-4 फैक्ट आपको अच्छे से याद रहना ही चाहिए। अब जल जीवन मिशन से संबंधित तो 2 रैंकिंग भी आपको ध्यान रखना है। जल जीवन मिशन की क्रियान्वित करने वाले राज्यों में राजस्थान का 4था स्थान है और राशि को खर्च करने में 2रा स्थान है। क्रियान्वित करने में 4था स्थान है, राशि को खर्च करने में 2रा स्थान है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा मिड डे मील को तो आप अच्छे से देख ही लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि राजस्थान सरकार की वो नीतियाँ, वो पॉलिसी, वो योजनाएं जो किसी विवाद की स्थिति को पैदा कर सकती हैं आयोग के लिए, उन प्रश्नों को आयोग कतई प्रश्न पत्र में देने का प्रयास नहीं करेगा। लेकिन जो विवाद रहित प्रश्न हैं उनको परीक्षा में, जो करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा देने की संभावना बनती है। इसलिए मिड डे मील से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा, इसमें जो मिड डे मील है वो कक्षा 1 से लेके 8 तक चल रहा है। इसमें लगभग 70 लाख बच्चे, जिसमें 1 से 5 कक्षा जो है उसमें 44 लाख और 6 से 8 तक के 25 लाख विद्यार्थी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।
मिड डे मील में कक्षा 1 से 5 तक 100 ग्राम अनाज प्रतिदिन, जिसमें 450 कैलोरी ऊर्जा होनी चाहिए और 12 ग्राम प्रोटीन होनी चाहिए। ये 3 फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और एक कक्षा 1 से 5 तक जो भोजन निर्माण की लागत है वो वर्तमान में पूछा जा सकता है 5.45 रुपये है, जो पहले 4.94 रुपये थी। तो आपको 1 से 5 तक आपको ध्यान रखना है। मिड डे मील योजना 1 से 8 कक्षाओं तक चल रही है। वर्तमान में लगभग 70 लाख विद्यार्थी से लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें से 44 लाख विद्यार्थी 1 से 5 कक्षाओं के हैं और 25 लाख के लगभग विद्यार्थी 6 से 8 कक्षाओं में हैं। 1 से 5 तक के जो छात्र हैं उनको 100 ग्राम अनाज के बनाया हुआ भोजन उपलब्ध दैनिक रूप से करवाया जाता है। लेकिन ये जो 100 ग्राम अनाज है उसमें कम से कम 450 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा होनी चाहिए। दैनिक रूप से विद्यार्थी को 12 ग्राम प्रोटीन अर्थात दाल के रूप में प्रोटीन का जो है वहाँ पर आपके पोषाहार में दिया जाता है। और भोजन निर्माण की राशि जो है वो वर्तमान में साथियों 5.45 रुपये है, ये ध्यान रखना है। कक्षा 6 से 8 की बात करें तो कक्षा 6 से 8 में प्रतिदिन एक विद्यार्थी को 150 ग्राम 150 ग्राम अनाज का भुगतान किया जाता है बनाया भोजन के रूप में, जिसमें न्यूनतम 700 कैलोरी ऊर्जा होनी चाहिए और 20 ग्राम प्रोटीन इसमें होनी चाहिए। और इसका जो 6 से 8 तक का विद्यार्थी है उसको प्रतिदिन एक विद्यार्थी के भोजन बनाने में, केवल भोजन बनाने में जो व्यय राशि है वो 8 रुपये 17 पैसे हैं। 1 से 5 तक 5.45 है और 6 से 8 में 8.47 रुपये।